हेलो थर्ड ईयर। मैं डॉक्टर अंजू बाला, सब्जेक्ट इकोनॉमिक्स में आज नया टॉपिक स्टार्ट करने जा रही हूँ। त्वरक की अवधारणा, जिसे इंग्लिश में कहते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ एक्सेलरेटर। त्वरक यानी एक्सेलरेटर। त्वरक की अवधारणा गुणक से पहले की मानी जाती है। अमेरिका अर्थशास्त्री जे.एम. क्लार्क ने इसका प्रतिपादन किया था। कीन्स प्रमुखता मंदी की समस्या से जूझने के कारण गुणक पर अधिक ध्यान दिया था ताकि विनियोग बढ़ाकर रोजगार व आमदनी बढ़ाया जा सके। बाद के वर्षों में रॉबर्टसन, हिक्स, हेंसन, सैमुअलसन, हेरड आदि ने त्वरक की अवधारणा को काफ़ी महत्व दिया। सैमुअलसन ने गुणक त्वरक की परस्पर क्रिया का वर्णन बहुत मशहूर माना जाता है। इसी प्रकार प्रोफेसर कुरिहारा ने त्वरक व गुणक के सम्मिलित प्रभाव को सुपर गुणक का नाम दिया। त्वरक गुणांक। त्वरक सिद्धांत में उत्पत्ति के परिवर्तन से विनियोग की मात्रा पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। एडवर्ड शेपिरो के अनुसार उत्पत्ति के स्तर विनियोग की मात्रा के परिवर्तन के बीच में मूलभूत संबंध होता है, वह त्वरक सिद्धांत कहलाता है। इस परिभाषा के अनुसार त्वरक के द्वारा उत्पत्ति की मात्रा में बदलने का प्रभाव पूंजीगत माल की मात्रा पर देखा जाता है। पूंजीगत उत्पत्ति अनुपात को त्वरक, कैपिटल आउटपुट रेशियो को त्वरक कहते हैं। एक इकाई उत्पत्ति के लिए पूंजी की जिस मात्रा का उपयोग किया जाता है उसे कैपिटल आउटपुट रेशियो कहा जाता है। मान लीजिए हम पूंजी उत्पत्ति अनुपात या त्वरक को स्मॉल w से सूचित करते हैं। पूंजी के स्टॉक को k व विनियोग को i तथा डेल्टा k से अथवा उत्पत्ति की मात्रा को y से सूचित करते हैं, तो इस प्रकार का संबंध पाया जाता है। पहला, k = स्मॉल w y। यहाँ पूंजी के वर्तमान स्टॉक का संबंध उत्पत्ति की मात्रा से किया गया है। स्मॉल w त्वरक गुणांक है। दूसरा है डेल्टा k = I स्मॉल w डेल्टा y। पूंजी के स्टॉक का परिवर्तन अथवा विनियोग की मात्रा त्वरक की उत्पत्ति के परिवर्तन यानी डेल्टा y से गुणा करने के बराबर होगी। यदि पूंजी उत्पत्ति अनुपात 2:1 है तो त्वरक 2 माना जाएगा। ऊपर के दो संबंधों के अनुसार स्मॉल w = k/y अथवा डेल्टा k/डेल्टा y अथवा I/डेल्टा y। यहाँ पर I = स्मॉल w डेल्टा c। विनियोग के त्वरक सिद्धांत को हम निम्न उदाहरण के द्वारा बता सकते हैं। इसमें हमने नई मशीनों की पुनर्स्थापना के लिए विनियोग को शामिल नहीं किया है। आगे की तालिका में कहा गया है जिसमें त्वरक गुणांक 2 है। जैसा कि तालिका में बताया गया है कि वार्षिक वर्ष है 1, 2, 3, 4, 10 तक। वार्षिक उत्पत्ति की मात्रा यानी y 20, 22, 26 बढ़ती जा रही है। उत्पत्ति की मात्रा में परिवर्तन 20 - 20 0, 22 - 20 2, 26 - 22 यानी ये डेल्टा y है। और इसी प्रकार आवश्यक पूंजी का स्टॉक 40 यानी क्योंकि स्मॉल w 2 है तो यानी 20 उत्पत्ति के लिए हमें 40 कैपिटल की ज़रूरत पड़ेगी। और एसेट डेल्टा y यानी इन्वेस्टमेंट 40 - 40 0, 44 - 40 2 यानी डेल्टा y में अगर हम 2 से गुना करें तो हमें i निकल आता है। यहाँ त्वरक शब्द का महत्व जानने के लिए 3 व 4 वर्षों की उत्पत्ति का परिवर्तन विनियोग परिवर्तन को देखें। उत्पत्ति की मात्रा 22 से 26 होती है तो यानी 28.2% वृद्धि का सूचक है,
जबकि विनियोग की राशि 4 से बढ़कर 8 होती है, जो 100% वृद्धि का सूचक है। विनियोग की तीव्र वृद्धि त्वरक की अवधारणा को बताती है। विनियोग में पूंजीगत सामान की वृद्धि आती है। अतः त्वरक सिद्धांत से हमें ये पता चलता है कि अंतिम उत्पत्ति में वृद्धि की तुलना में पूंजीगत सामान की वृद्धि काफ़ी तेज गति से होती है। हम व्यवहार में यह भी अनुभव करते हैं कि पुरानी मशीनों को बदलने के लिए नई मशीनों की ज़रूरत पड़ती है और अंतिम वस्तु की उत्पत्ति बढ़ाने के लिए भी अधिक मशीनों की ज़रूरत पड़ती है। अतः कुल मिला के मशीनों की अथवा विनियोग की वृद्धि अधिक तेज गति से करनी होती है। सरल त्वरक के मॉडल की मुख्य बातें इस तालिका में बताई गई है। यानी त्वरक सिद्धांत के क्रियान्वयन को इस तालिका में बताया गया है, यानी पुनर्स्थापना विनियोग को भी इसमें शामिल किया गया है। इसमें त्वरक का मान 2 है। अब इस टेबल में देखें, उत्पत्ति की मात्रा यानी y 100, 105, 125 बढ़ रही है और वांछित पूंजी यानी 2 से गुना करेंगे क्योंकि त्वरक 2 है, तो 100 की 200, 105 की 210, 125 की 250। वास्तविक पूंजी है 200, 210, 250, 260, ये पूरी जो कि चाहिए और वास्तविक। पुनर्स्थापना विनियोग कितना है? 10 है। यानी शुद्ध विनियोग हम 10 माइनस कर दें तो शुद्ध विनियोग क्या होगा कि 10, 40, 20 माइनस 10 इस तरह से। सकल विनियोग 10, 20, 50, 30, 0, 0। कॉलम 7 है सकल विनियोग हमने कैसे निकाला है? कॉलम 5 और कॉलम 6 को प्लस करके पुनर्स्थापना विनियोग प्लस शुद्ध विनियोग। निष्कर्ष, अवधि 1 में अवधि 2 तक जाने के लिए उत्पत्ति में 5% वृद्धि हुई है, जबकि सकल विनियोग 10 से 20 अर्थात 100% बढ़ा है, जिससे त्वरक की शक्ति ज्ञात होती है। अवधि 6 से 7 में जाने के लिए उत्पत्ति 2.3% घटी है, सकल विनियोग 33.3 घटा है। अवधि 8 से अवधि 11 तक वास्तविक पूंजी में वांछित पूंजी से अधिक होने पर अथवा अप्रयुक्त उत्पादन क्षमता के पाए जाने पर सकल विनियोग 0 रहा है। अवधि 12 में पुनः सकल विनियोग 20 इकाई पर आ गया है। त्वरक की सीमाएं। त्वरक की कुछ सीमाएं भी हैं, जिसमें पहला है सीमाएं या मान्यता, कुछ भी कह सकते हैं इसको। पहला है मांग में के अल्पकालिक परिवर्तन से सिद्धांत में बाधा। यदि उत्पत्ति या उपभोग के परिवर्तन अल्पकालिक होते हैं तो इसे पूंजी प्रचलित पूंजी स्टॉक के अधिक समय तक उपयोग करके अथवा अतिरिक्त पाली में मशीनें व कारखाना चलाकर उत्पत्ति बढ़ाई जा सकती है। इसके लिए नया पूंजीगत उपकरण लाने की आवश्यकता नहीं पड़ती, जिससे विनियोग की मात्रा त्वरक गुणांक के अनुसार नहीं बढ़ती। दूसरा, त्वरक की क्रिया के लिए यह मान लिया जाता है कि नए विनियोग को भी प्रति श्रमिक उतनी ही पूंजी प्रदान की जाती है जितनी पूर्व श्रमिक को प्रदान। इससे पूंजी विस्तारण की विधि कह पाते हैं, लेकिन व्यवहार में पूंजी गहन विधि प्रयुक्त की जाती है, जिसमें प्रति श्रमिक पूंजी की मात्रा बढ़ाई जाती है। ऐसी स्थिति में कैपिटल आउटपुट रेशो स्थिर नहीं रह पाता, बल्कि वह ऊंचा होता जाता है। तीसरा है कि त्वरक गुणांक तकनीक के साथ साथ बदलता जाता है। आधुनिक सम्मत तकनीक को अपनाने से कैपिटल आउटपुट अनुपात बढ़ा है। चौथा, इस सिद्धांत में यह भी मान लिया गया है कि पूंजीगत वस्तु के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने की अतिरिक्त क्षमता विद्यमान है, तभी आय व उपभोग के बढ़ने पर नई मशीनों का उत्पादन बढ़ाना संभव होता है। यदि पूंजीगत वस्तु के उत्पादन में उपभोग की उत्पादन बढ़ाने की क्षमता व संभावना नहीं होती है तो त्वरक काम नहीं कर पाता। इसके लिए भौतिक बाधाएं हो सकती हैं, जैसे इस्पात की कमी इत्यादि। वित्तीय बाधाएं भी हो सकती है, जैसे उद्यमकर्ता को
आवश्यक मात्रा में ऋण उपलब्ध न अथवा ऊंचे ब्याज के कारण कर्ज प्राप्त करने में कठिनाई होना। पांचवा, आधुनिक युग में सरकारें व निजी उद्यमकर्ता नई वस्तुओं व प्रक्रियाओं में विनियोग के साथ निर्णय लेते रहते हैं, जिनसे मांग आगे चलकर उत्पन्न होती है। निष्कर्ष, अगर निष्कर्ष की बात की जाए तो इससे यह स्पष्ट होता है कि त्वरक गुणांक स्थिर नहीं रहता। यह विशेष परिस्थितियों में लागू होता है, जैसे वस्तुओं की मांग में अपेक्षाकृत अधिक स्थायी रूप में वृद्धि का होना तथा पूंजीगत वस्तु के उद्योगों में उत्पादन बढ़ाने के लिए अधिक मात्रा का पाया जाना। गुणक व त्वरक में मूलभूत अंतर होता है। गुणक अंततः मनोविज्ञान पर आधारित होता है। यह उपभोग की प्रवृत्ति पर निर्भर करता है, जो उपभोक्ता की रुचि आदतों के अनुसार व्यवहार संबंधों को दर्शाती है। त्वरक एक सीमित किस्म की तकनीक की तथ्य पर निर्भर करता है। यह इस तथ्य पर निर्भर करता है कि अंतिम वस्तु की एक दी हुई मात्रा उत्पन्न करने के लिए पूंजी की एक दी हुई मात्रा की आवश्यकता होती है। अल्पविकसित देशों में त्वरक सिद्धांत के लागू होने के विशेष किस्म की बाधा है। पहला, अल्पविकसित देशों में कुटीर व लघु उद्योगों का उत्पादन इकाइयों के रूप में बहुलता का पाया जाना, जो श्रम गहन होती है। इसमें उत्पादन क्षमता का कुछ भाग अप्रयुक्त अवस्था में भी पाया जाता है। दूसरा, इसमें सरकारें आर्थिक विकास की आवश्यकताओं को ध्यान में रखकर भी पूंजीगत साज सामान के निर्माण का साधन लगाती है, जो आय के बढ़ने का परिणाम नहीं होता बल्कि सरकारी नीति का परिणाम होता है। तीसरा, विकासशील देशों में पूंजीगत उद्योगों के विकास के लिए आवश्यक तकनीक, दक्षता व वित्तीय साधनों आदि का अभाव होने से भी त्वरक की क्रिया पर प्रभाव कम हो जाता है। चौथा, विदेशों से मशीनों व अन्य पूंजीगत माल के आयात की सुविधा से भी त्वरक प्रभाव कम हो जाता है। आगे का हम टॉपिक है सुपर गुणक की अवधारणा। सुपर गुणक की अवधारणा कुरिहारा सैमुअल्सन ने दी थी। आरडीजे एलन ने इसे मिश्रित गुणक कहा है। इसमें गुणक व त्वरक दोनों की परस्पर क्रिया दर्शाई जाती है। इसमें स्वचालित गुणक विनियोग व संतुलित उत्पत्ति व आय के बीच में संबंध पाया जाता है। इसमें y = IA + IP, y समग्र आय, C उपभोग व्यय, IA स्वचालित विनियोग जो सरकार करती है, IP प्रेरित विनियोग जो आय बढ़ने पर बढ़ता है। मान लीजिए उपभोग फलन इस प्रकार का है। C = BY, B उपभोग की सीमांत प्रवृत्ति, MPC जो ΔC/ΔY से निर्धारित है। इसी प्रकार विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति ΔI/ΔY होती है। तो y = BY + IA + AY। y की अगर वैल्यू इस साइड लेकर जाएं तो y - BY - AY = IA। y कॉमन निकला है तो 1 - B - A, यानी IA/1 - B - A। जो है A है MPI है, यानी विनियोग की सीमांत प्रवृत्ति। अब मान लीजिए स्वचालित विनियोग में ΔI A के बराबर वृद्धि होती है, तो परिणाम स्वरूप ΔY = ΔA 1/1 - BA, यानी प्रेरित विनियोग में ΔI की वृद्धि होने से आय में 1/1 - B की वृद्धि हुई है। तो सुपर गुणक होगा K = 1/1 - B - A। B MPC, A MPI। B एक से कम राशि है और एक से धनात्मक राशि, तो B + 1 भी एक से कम रहती है। उदाहरण के लिए 100 करोड़ स्वचालित विनियोग है, MPC 0.7, MPI 0.1। तो ऐसे सीधे सुपर गुणक की मात्रा 5 होगी और संतुलन आय 100 × 5 यानी 500 होगी। साधारण गुणक करें तो वो 3.3 होता है। इस प्रकार सुपर गुणक की मात्रा साधारण गुणक की मात्रा से अधिक होगी। थैंक यू वेरी मच।